नमस्कार साथियों, मैं कल्पना स्वागत करती हूँ आप सभी का नेरी स्टडी में। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तुरंत इसे सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके उतना इसे शेयर करें, क्योंकि यहाँ आपको पढ़ाया जा रहा है प्राचीन भारत का इतिहास। उसके साथ साथ मैं आपको बहुत सारे अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो अलग से आपके एग्ज़ाम्स की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहते हैं वो भी बताती रहती हूँ। तो आप लोग ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लोगों तक शेयर करते रहें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बुंदेलखंड या जेजाग भुक्ति के चंदेल। आज हम चंदेल शासकों के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से उनका अस्तित्व हमारे सामने उभर कर आया और कौन कौन से चंदेल शासक महत्वपूर्ण थे जिन्होंने अपनी जो सत्ता थी, जिन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। तो अगर हम चंदेल शासकों के बारे में बात करें तो इनके आरंभिक काल के बारे में कि कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई या ये बाहरी थे या पहले से भारत में रह रहे थे, तो इस विषय में हमें आरंभिक कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होती है। परंतु इनके अगर मूल स्थान की बात की जाए तो कहते हैं छतरपुर रियासत में केन नदी के किनारे मनियागढ़ नामक स्थान इनका मूल स्थान माना गया है, जो कि कहाँ पर है? केन नदी के किनारे है, छतरपुर रियासत में। आगे अगर हम बात करें तो जब प्रतिहार वंश का पतन हो रहा था, उनका अंत था, उसी समय इनको एक अवसर प्राप्त हुआ कि ये स्वयं का विकास कर सकें या अपने अस्तित्व को उभार कर दूसरों के सामने रख सकें। तो ऐसी परिस्थिति में इन्हें एक अवसर मिला जब प्रतिहारों का पतन हो रहा था, तब ये अस्तित्व में आए। और बुंदेलखंड, जिसका प्राचीन नाम जेजाग भुक्ति था, ये तो आप बिल्कुल याद रखिएगा कि इनका जो क्षेत्र था वो बुंदेलखंड था और बुंदेलखंड का पुराना नाम जेजाग भुक्ति कहा जाता है। अब ये जेजाग भुक्ति भी कैसे पड़ा वो भी हम देखेंगे। तो इस प्रकार से इनका जो पुराना अस्तित्व था वो तो अंधकार में रहा, लेकिन फिर जब प्रतिहारों के पतन के बाद ये अस्तित्व में आए तब इनके शासकों के विषय में लोगों को ज्ञात हुआ। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इस वंश का संस्थापक नन्नुक को माना जाता है। ऐसा नहीं था, नन्नुक से पहले इस वंश के कोई शासक नहीं रहे, परंतु नन्नुक एक ऐसा शासक था जिसने अपने इस चंदेल वंश को एक अलग पहचान दिलाई। इनकी राजधानी की बात करें तो खजुराहो इनकी राजधानी थी, जो कि इन्होंने कालिंजर नामक स्थान से बदलकर अपने क्षेत्र की जो राजधानी का नाम था वो खजुराहो रखा था। आगे हम बात करेंगे तो 9वीं सदी में नन्नुक के काल में ये बहुत ही अधिक प्रसिद्ध हुए कि नन्नुक ने शायद ऐसे कुछ कार्य किए जिसके कारण चंदेलों को एक अलग पहचान प्राप्त हुई। नन्नुक का ही पौत्र था जिसका नाम था जेजा या जयशक्ति। जेजा या जयशक्ति नन्नुक के पौत्र का नाम था। पौत्र अर्थात पुत्र का नाम जेजा या जयशक्ति था और इसी के नाम पर चंदेलों के राज्य का नाम जेजाग भुक्ति पड़ा। जेजाग भुक्ति रखने का जो पीछे कारण था वो यही कारण था कि नन्नुक ने अपने पौत्र के नाम पर जेजाग भुक्ति अपने वंश का मतलब उस क्षेत्र का नाम रखा। तो इसी कारण इनको जेजाग भुक्ति के चंदेल भी कहा जाता है। आगे हम देखेंगे तो कन्नौज के जो प्रतिहार वंश के शासक थे उनके यहाँ ये सामंत बताए जाते हैं। तो आपने लगभग देखा होगा कि कई सारे साम्राज्य जिनका उदय हुआ वो पहले किसी ना किसी राजा के वहाँ, किसी ना किसी वंश के राजा के यहाँ सामंत के पद पर कार्य करते थे। तो आप देख सकते हैं कि सामंत एक ऐसा पद था जो भविष्य में एक राजा बनकर उभरता था। सामंत को शायद इतनी शक्तियां दे दी जाती थीं कि आगे चलकर वो स्वयं एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता था। आगे हम बात करेंगे हर्ष के बारे में। तो हर्ष इस वंश का राजा बना। इस वंश का ये राजा था और राज्य को स्वतंत्र कराने में इसने अहम भूमिका निभाई, क्योंकि नन्नुक प्रतिहार का सामंत था और प्रतिहारों के अंतर्गत रहते ही इसने चंदेल वंश की स्थापना की थी। परंतु अभी भी ये स्वतंत्र नहीं थे, लेकिन हर्ष ने एक स्वतंत्रता दिलाने में एक अहम भूमिका निभाई।
अगर हम इसकी उपाधि की बात करें तो परम भट्टारक की इसने उपाधि धारण की थी, परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी। इसके बाद राजा बना यशोवर्मन, यशोवर्मन इसके बाद राजा बना हर्ष के बाद, और चंदेल वंश का इसको सबसे प्रतापी राजा कहा जाता है कि ये चंदेल वंश का बहुत ही ज़्यादा प्रतापी राजा था, और इसके काल में चंदेलों को सबसे अधिक स्वतंत्रता मिली व पड़ोसी राज्यों पर विजय भी प्राप्त की। एक होता है ना कि एक राजा जो अपना अस्तित्व लोगों के सामने रखने के लिए क्या करता है, विजय करता है, क्षेत्रों को, जो आसपास के क्षेत्र होते हैं, सीमावर्ती क्षेत्र होते हैं, उन पर विजय पाने का प्रयास करता है। और जब कोई राजा लगातार विजय करता है तो आसपास के क्षेत्र में उसकी ख्याति फैल जाती है, कि वो प्रसिद्ध हो जाता है कि वो राजा बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है, तो लोग फिर उससे डरने लगते हैं, तो उसका जो अस्तित्व होता है वो चारों तरफ फिर उसकी ख्याति फैल जाती है। तो यहाँ पर यही हुआ कि यशोवर्मन ने पड़ोसी राज्यों पर विजय प्राप्त की और अपने राज्य को स्वतंत्रता भी दिलाई, क्योंकि अभी भी पूर्णतः ये स्वतंत्र नहीं थे। यशोवर्मन को गुर्जरों के लिए अग्नि सदृश कहा गया, कि ये गुर्जरों के लिए अग्नि के समान था, गुर्जरों को परास्त किया होगा, और कालिंजर दुर्ग को जीतने वाला इसे कहा जाता है। कालिंजर का जो दुर्ग था उसको भेदने की क्षमता सब में नहीं थी। ये कालिंजर का दुर्ग इतना मजबूत था जिसको सभी लोग भेद नहीं सकते थे। पहले के राजा जो होते थे वो अपने दुर्ग की किलेबंदी इस प्रकार से करते थे कि अगर बाई चांस कोई राजा उनका घेराव कर ले, कोई दूसरे वंश का विरोधी उन पर आक्रमण कर दे, तो वो उनके उस दुर्ग में प्रवेश ही ना कर पाए। इस प्रकार से वो लोग एक जाल फैलाते थे। तो आपने जैसे आपने पद्मावत देखी होगी फिल्म, तो उसमें आपने ये सीन देखा होगा कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने उनके महल के चारों तरफ, उनके दुर्ग के चारों तरफ कितने दिनों तक घेराव करके रखा, पर वो उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाया, कितने महीनों तक। ये सच है, ऐसा ही होता था कि महीनों तक आक्रमण के लिए वो घेराव करके रहते थे। लेकिन अगर उन्होंने दुर्ग की किलेबंदी इस प्रकार से की है कि वो बहुत मजबूत तरीके से की है, तो उसमें प्रवेश लेना, उसको भेदना आसान नहीं होता था। तो वही बता रहे हैं कि कालिंजर के दुर्ग को जीता, कि इतने अभेद जिसे कहा जाता था उस दुर्ग को किसने जीता, यशोवर्मन ने जीता। तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत ही शक्तिशाली राजा रहा होगा। कालिंजर प्रतिहारों का एक ऐसा दुर्ग था जिसे भेदना बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि इसके चारों तरफ प्रतिहारों ने अपने दुर्ग में कौन रहता था, उसकी रानियां रहती होंगी, जो उनकी प्रजा के कुछ महत्वपूर्ण लोग होते होंगे। तो इस प्रकार से दुर्ग बनाया जाता था। तो अपनी प्रजा की रक्षा करना एक राजा का धर्म होता है। इसी वजह से ये दुर्ग ऐसा बनाया जाता था कि वो सभी की रक्षा कर सके। तो आगे हम देखेंगे, आगे कहते हैं कि उसने देवपाल प्रतिहार शासक को बैकुंठ की विष्णु मूर्ति देने पर विवश कर दिया। यशोवर्मन का एक युद्ध हुआ, एक कह सकते हैं युद्ध हुआ देवपाल के साथ, और ये प्रतिहार वंश का शासक था। याद रखिएगा कि ये प्रतिहार वंश का शासक था, और इसके साथ जब युद्ध हुआ तो इसने एक विष्णु भगवान की मूर्ति थी, तो उसको इसने कहा कि ये मुझे चाहिए, तो वो छीनने के लिए इसने विवश कर दिया कि ये देनी ही पड़ेगी अब तुम्हें। और जब उसे वो मूर्ति मिल गई तो उसके बाद एक मंदिर खजुराहो में बनवाया, क्योंकि खजुराहो इनकी राजधानी थी। तो इन्होंने खजुराहो में, यशोवर्मन ने खजुराहो में एक मंदिर बनवाया और उस मूर्ति को, विष्णु की जो मूर्ति थी, उसे वहीं पर स्थापित करा दिया। आगे हम देखेंगे तो इसके बाद राजा कौन हुआ। इसके बाद राजा बना धंग। ये धंग नाम का राजा बना यशोवर्मन के बाद। 950 से 1008 ईस्वी की ये बात है। 950 ईस्वी में ये राजा बना और 1008 ईस्वी तक इसने शासन किया था। तो ये इस वंश का शक्तिशाली राजा रहा था और इसने कालिंजर से राजधानी खजुराहो स्थानांतरित की थी। यही वो राजा था जिसने राजधानी कालिंजर से खजुराहो स्थानांतरित की थी। परंतु ये शक्तिशाली होते हुए भी प्रतिहार राजा विनायक पाल द्वितीय को अपना अधिपति मानता था।
कि ये स्वयं इतना शक्तिशाली था, पर कहते हैं ना कि ये सामंत रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो प्रभाव अभी भी इस पर रहा और ये प्रतिहार राजा विनायक पाल द्वितीय को अपना अधिपति मानता था। अब जैसे आपने देखा होगा ना कि एक मुगल साम्राज्य चला, दिल्ली में मुगल साम्राज्य चला, तो वो दिल्ली में रहते थे, परंतु उनसे जैसे कह सकते हैं कि उनके आधिपत्य में रहकर बहुत सारे स्वतंत्र राजा शासन करते थे। जैसे हैदराबाद के निज़ाम आप ले लीजिए, तो वो पूछते किससे थे, वो कुछ कार्यों के लिए मुगलों से पूछकर, बाकी वो स्वयं स्वतंत्र रूप से शासन करते थे। तो इसी प्रकार से इसका भी था, ये प्रतिहार शासक विनायक पाल द्वितीय को अपना अधिपति मानता था। मऊ अभिलेख से हमें पता चलता है कि कान्यकुब्ज राजा को परास्त कर आधिपत्य इसने किया और ग्वालियर की भी विजय की। मऊ का अभिलेख एक हमें प्राप्त हुआ जिसमें ये लिखा था कान्यकुब्ज अर्थात कन्नौज के राजा को इसने परास्त किया और ग्वालियर क्षेत्र की विजय की थी। तो ये 2 विजय इनके नाम हैं। आगे हम बात करेंगे कि शासन के अंत में काशी तक इसने आक्रमण कर दिया। काशी वर्तमान जो वाराणसी का क्षेत्र है, यहाँ तक ये आक्रमण करने के लिए अपने शासन के अंतिम समय में यहाँ तक आक्रमण करने पहुँच गया। 1989 में शाही 989 में शाही राजा जयपाल की सुबुक्तगीन के विरुद्ध सैन्य व आर्थिक सहायता की। इसने सैन्य व आर्थिक सहायता की थी और वो भी कब की थी, 989 में शाही राजा जयपाल की सुबुक्तगीन के विरुद्ध। तो सुबुक्तगीन का उस समय भारत में आक्रमण हुआ था। तो ऐसी परिस्थिति में क्या हुआ कि चारों तरफ भयावह स्थिति थी, सभी राजा एक दूसरे की मदद करके सुबुक्तगीन को जीतना चाहते थे। तो ऐसी परिस्थिति में इसने भी शाही राजा जयपाल की मदद की ताकि सुबुक्तगीन पर विजय प्राप्त की जा सके। तो सैन्य व आर्थिक मदद की थी। इसके बाद धंग के विषय में हमें पता चलता है कि जिगन्नाथ, विश्वनाथ और वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था, धंग ने कराया था। कौन कौन से मंदिर, ये ज़रूरी है आप याद रखिएगा कि जिगन्नाथ, विश्वनाथ और वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण धंग के द्वारा कराया गया था। तो ये 989 में इसने शाही राजा जयपाल, सुबुक्तगीन के विरुद्ध उसकी मदद की शाही राजा जयपाल की, और उसके बाद इसने 3 मंदिरों का निर्माण कराया। उसके बाद हम आगे देखते हैं तो 999 ईस्वी में धंग ने 999 ईस्वी में धंग ने किसका निर्माण किया, तो 999 ईस्वी में कंदरिया महादेव का मंदिर बनवाया। कंदरिया महादेव का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया, तो ये धंग के द्वारा बनवाया गया। अब ये मंदिर तो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, आपने सभी ने याद किया होगा कंदरिया महादेव का मंदिर। तो ये मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया, ये मंदिर बनवाया गया धंग के द्वारा 999 ईस्वी में। आगे हम बात करेंगे तो धंग ने गंगा यमुना के संगम में शिव तपस्या करते हुए अपने प्राणों का त्याग कर दिया। तो ये शिव का उपासक रहा, जिसके बाद इसने गंगा और यमुना के संगम में, अब संगम कहाँ पर है, संगम प्रयाग में है, तो प्रयाग में इसने अपने प्राणों का त्याग किया। तो यहाँ पर इसने अपने प्राण त्यागे। आगे जो शासक हुआ वो बना गंड नाम का शासक। 1008 ईस्वी की बात है कि इसने आनंदपाल शाही संघ में ये शामिल हुआ और महमूद गजनवी के खिलाफ इसने एक संघ बनाया गया, महमूद गजनवी के खिलाफ, क्योंकि अब महमूद गजनवी का आक्रमण चल रहा था। तो सभी शासकों ने एक संघ बनाया, उसी संघ में ये भी शामिल था कि किसी प्रकार से सभी राजा मिलकर इनको रोक सके, परंतु ऐसा करने में ये असमर्थ रहे और गजनवी ने सारी सेना को हरा दिया। जितनी भी संघ की सेना थी, आनंदपाल शाही संघ की, जिसमें इसकी भी मतलब गंड की भी सेना शामिल थी, चंदेल शासकों की, उन सभी को हरा दिया किसने, महमूद गजनवी ने। तो ये शायद ये आकलन करके बैठे थे कि महमूद गजनवी एक ताकतवर व्यक्ति नहीं है, परंतु जब सामना हुआ तब इन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उसे हराना इतना आसान नहीं है। आगे राजा कौन बना, आगे राजा बना विद्याधर। तो महमूद गजनवी का चारों तरफ भयावह तरह से आक्रमण जारी था।
सभी जितने भी आसपास के राजवंश थे, अगर हम प्रतिहारों की बात करें या इन्हीं का चंदेल शासकों की बात करें, तो चारों तरफ इनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि महमूद गजनवी ने इतनी आक्रमणकारी नीतियों का प्रयोग किया था। हर तरफ लूट मचा रखी थी, जहाँ भी ये आक्रमण करते थे वहाँ पूरी राजधानी को लूट लेते थे। तो फिर क्या हुआ कि ऐसी परिस्थिति में प्रतिहार वंश के शासक राज्यपाल पर इन्होंने महमूद गजनवी ने आक्रमण करने का प्रयास किया, और राज्यपाल एक कमजोर शासक था जो पीठ दिखाकर भाग गया। उसने कायरता दिखाई, वो लड़ा भी नहीं और वो रणक्षेत्र रणक्षेत्र में गया ही नहीं, वो पहले ही भाग गया। तो अब हम विद्याधर की बात करेंगे। विद्याधर राजा बना गंड के बाद, और ये गंड का पुत्र था। 1019 ईस्वी से 1029 ईस्वी तक इसने शासन किया। इसके बाद पता चलता है कि ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली राजा था और इसका प्रभाव चारों तरफ फैला हुआ था। अब इस बात की पुष्टि आपको आगे हो जाएगी कि 1019 में प्रतिहार वंश के राजा राज्यपाल को विद्याधर ने उसकी कायरता से खिन्न होकर मार दिया। कि विद्याधर इस बात से बहुत ही दुखी हुआ कि तुम एक राजा हो, तुम्हारा ये धर्म है कि जब भी तुम्हारी साम्राज्य पर कोई आक्रमण करे तो प्रजा की रक्षा करना तुम्हारा धर्म है, परंतु राज्यपाल अपनी कायरता दिखाते हुए भाग गया, जिसकी वजह से विद्याधर इससे बहुत ही ज़्यादा खिन्न था। और विद्याधर ने ये निश्चय कर लिया कि हिंदुओं की एक इस प्रकार से बेइज्जती का मैं बदला लूँगा। और उसने जब राज्यपाल उसे मिला तो राज्यपाल को विद्याधर ने मार दिया। विद्याधर ने मालवा व कलचुरी पर भी विजय प्राप्त की। मालवा क्षेत्र जहाँ राजा भोज का शासन चल रहा था, परमार वंश का, तो वहाँ पर और कलचुरी वंश पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी। महमूद गजनवी ने 1022 में विद्याधर पर भी आक्रमण किया, परंतु महमूद गजनवी को ये नहीं पता था कि ये शासक कोई साधारण शासक नहीं है। महमूद गजनवी को करारी मात देने वाला शासक कौन बना? विद्याधर बना। और विद्याधर की नीतियों ने महमूद गजनवी को विवश कर दिया कि जब महमूद गजनवी को लगा कि अब हार निकट है, तो ऐसी परिस्थिति में महमूद गजनवी ने संधि का प्रस्ताव रखा कि हाँ भाई, अब हम संधि करना चाहते हैं, अब हम युद्ध करके थक गए। ऊपरी दिखावा कि अब हम युद्ध करके थक गए, अब चलो संधि कर लेते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में विद्याधर ने भी सोचा चलो ठीक है, संधि कर लेते हैं। तो विद्याधर से महमूद गजनवी ने संधि कर ली, और न सिर्फ संधि की बल्कि 15 किले भी विद्याधर को महमूद गजनवी ने उपहार में दिए। तो यहाँ पर पासा उल्टा पड़ गया बिल्कुल महमूद गजनवी के लिए। आगे हम देखेंगे कीर्तिवर्मन इसके बाद राजा बना। ये एक शक्तिशाली राजा था। शक्ति की इसने फिर से स्थापना की। जो शक्ति इसकी शीर्ण हो गई थी चंदेल शासकों की, उसको फिर से स्थापित करने का श्रेय कीर्तिवर्मन को जाता है। इसने कीर्ति सागर जलाशय की स्थापना की। कीर्ति सागर जलाशय कीर्तिवर्मन के द्वारा। और प्रबोध चंद्रोदय, ये इसी के शासनकाल में लिखी गई एक पुस्तक है जिसके लेखक हैं कृष्ण मिश्र ने लिखी। ये इसके दरबारी थे। और प्रबोध चंद्रोदय के लेखक कौन है? कृष्ण मिश्र। आगे शासक बना मदन वर्मन इसके बाद 1129 से 1163 ईस्वी तक शासक बना रहा। और गुर्जर राज को परास्त करने वाला इसे कहा जाता है। गुर्जर राज को परास्त करने वाला। इसके बाद आगे हम देखेंगे तो अब ये जो शासक हमारे लिए महत्वपूर्ण बनता है वो है परमार्दी देव। परमार्दी भी इन्हें कहा जाता है, परमल कहा जाता है। तो ये इस वंश का अंतिम शासक है जो विख्यात भी हुआ, परंतु ये अंतिम था। 1165 ईस्वी से 1203 ईस्वी तक 1165 ईस्वी से 1203 ईस्वी तक इनके शासनकाल का समय माना जाता है। मदनपुर लेख व पृथ्वीराज रासो जिसकी रचना चंदवरदाई ने की थी, इसमें वर्णन किया गया है कि पृथ्वीराज चौहान के हाथों ये पराजित हुआ। तो पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध किसका हुआ? परमार्दी देव का एक युद्ध हुआ। परमार्दी देव चंदेल वंश का शासक, जबकि पृथ्वीराज चौहान वंश का शासक था। तो इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ।
और पृथ्वीराज चौहान ने परमर्दी देव को हरा दिया और उसके बाद महोबा पर पृथ्वीराज का अधिकार हो गया। जो महोबा का क्षेत्र था उस पर अधिकार कर लिया परमर्दी देव को हराकर पृथ्वीराज चौहान ने। 1203 ईस्वी में कालिंजर के घेरे के समय कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ मुकाबला हुआ और फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालिंजर पर अधिकार कर लिया। तो कालिंजर के किले का अब आप आगे भी बहुत ज़्यादा बार नाम सुनेंगे। ये किला बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था और हर कोई फिर इस पे विजय पाना चाहता था, क्योंकि एक ऐसा किला था जिसमें लोग सुरक्षित रह सकते थे और सबके बस की बात नहीं थी कि वो इन्हें भेद सकें। आगे हम देखेंगे कि इस मुकाबले के बाद वो मर गया और उसके क्षेत्र पर ऐबक ने अधिकार कर लिया। एक कमज़ोर शासक के तरह से देखा गया कि पृथ्वीराज चौहान ने भी इसे हरा दिया और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी इसे हरा दिया और कालिंजर पर अधिकार कर लिया। आल्हा उदल परमर्दी देव के दरबार में रहते थे। आल्हा उदल, ये आपने नाम बहुत बारी सुना होगा और ये किसके दरबार में थे? ये परमर्दी देव के दरबार में थे और पृथ्वीराज चौहान से जब युद्ध हुआ था तभी ये मारे गए थे। पृथ्वीराज चौहान के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें आल्हा उदल मारे गए थे। तो ये था चंदेल वंश जिसका पतन हुआ ऐबक के हाथों, कि ऐबक ने इस वंश के प्रमुख शासक की हत्या कर दी या वो उससे युद्ध के बाद मर गया, स्वयं मर गया या हत्या हुई, इसकी पुष्टि नहीं है। परंतु जब एक राजा मर गया उसके बाद उस राज्य का पतन तो निश्चित ही है कि अब शासन कौन करेगा। तो ये था चंदेल वंश। आप लोग इनके नोट्स ज़रूर बनाइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक तो ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।